स्टार्ट। भारत सरकार ने आखिर सोमवार को सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू कर दिया। हालांकि इस अफ्रीकी देश में सत्ता पर कब्जे के लिए दो परस्पर विरोधी सैन्य गुटों में हिंसा शुरू होने के बाद से ही भारत सरकार वहां भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों में लगी हुई थी। हालात इतने जटिल थे कि पर्याप्त ग्राउंड वर्क के बगैर इस तरह का अभियान शुरू नहीं किया जा सकता था। इसलिए जहां विदेश मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों से बातचीत कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा था कि भारत सरकार के ऐसे किसी ऑपरेशन को नुकसान न पहुंचाया जाए, वहीं सूडान में फंसे भारतीयों से संपर्क कर उनके हालात की जानकारी लेते हुए उन्हें उचित सलाह भी दी जा रही थी। बहरहाल ताज़ा सूचनाओं के मुताबिक करीब 500 भारतीय वहां के प्रमुख बंदरगाह पोर्ट सूडान पहुंच चुके हैं और कई अन्य पहुंचने वाले हैं। इन सबको वहां से निकालने की कवायद चल रही है। हालांकि सूडान में फंसे कुल भारतीयों की संख्या करीब 4000 बताई जा रही है। इसे देखते हुए 500 लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत जरूर कही जा सकती है। एक बार लोगों के सुरक्षित ढंग से पोर्ट सूडान पहुंचने और फिर वहां से उन्हें निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो फिर इसमें तेजी भी लाई जा सकती है। ध्यान रहे, संकट के ऐसे मौक़ों पर भारतीयों को सुरक्षित निकालने का भारत सरकार का पुराना रिकॉर्ड रहा है। पहले खाड़ी युद्ध के दौरान एयर इंडिया के विमानों के जरिए 1,60,000 लोग कुवैत से निकाले गए थे। हाल के वर्षों की बात करें तो यमन, अफगानिस्तान और यूक्रेन के ऐसे अभियान भी खास चर्चित रहे हैं। बहरहाल भारतीयों को सूडान से सुरक्षित निकालना समस्या का सिर्फ एक पहलू है। सूडान कई वजहों से हमारे लिए काफ़ी अहमियत रखता है। वहाँ तेल क्षेत्र में भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक हित हैं। वह भारत के लिए कच्चे तेल का प्रमुख सप्लायर भी है। ऐसे में अगर वहाँ जारी सत्ता संघर्ष जल्द काबू में नहीं आया तो यह देश लंबे समय की अस्थिरता में फंस सकता है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। प्रत्यक्ष आर्थिक हितों के अलावा भी सूडान की यह हिंसा भारत के हितों को प्रभावित कर सकती है। अफ्रीका में शांति स्थापित करने के प्रयासों में भारत सक्रिय रूप से शामिल रहा है। ऐसे में यह हिंसा जारी रही तो भारत के उन प्रयासों की सार्थकता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। ये देश
पहले से ही आंतरिक संघर्षों में उलझे हैं। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो सकती है जो किसी के हक में नहीं होगी। जरूरी है कि समय रहते इस संघर्ष को रोकने के प्रयास तेज किए जाएं। केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 14 विपक्षी दलों की याचिका को देश के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के भी योग्य नहीं माना। यह मामला 2 वजहों से खास तौर पर ध्यान देने लायक है। पहली बात तो यह कि केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप भले ही अपने देश में नया न हो, ऐसा दृश्य भी आम नहीं है कि इस एक मसले पर 1-2 नहीं बल्कि 14 राजनीतिक दल एक साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हों। जाहिर है राजनीतिक हलकों में कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत आम नहीं है, लेकिन अदालत ने याचिका में निहित अंतर्विरोध पर इसे दाखिल करने वालों का ध्यान दिलाते हुए कहा, आप केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही यह भी कहते हैं कि नेताओं के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहते क्योंकि वे भी सामान्य नागरिक हैं। फिर आप ही बताइए कि अदालत केंद्रीय एजेंसियों को यह निर्देश कैसे दे सकती है कि नेताओं के मामलों में गिरफ्तारी से पहले खास प्रक्रिया अपनाए। शीर्ष अदालत की बात सही है कि कानून हर नागरिक के लिए समान है। ऐसे में कोई भी ऐसी मांग कानून की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकती जिसमें किसी भी बहाने से खास लोगों के लिए विशेष व्यवहार की बात कही जाए। याचिका में कहा गया था कि 2004 से 2014 के बीच सीबीआई ने जितने नेताओं के मामलों की जांच की उनमें से करीब 60% विपक्ष के थे। 2014 के बाद से अब तक की अवधि में यह प्रतिशत बढ़कर 95% तक पहुंच गया है। ईडी के मामले में भी उसी कालावधि के बीच यह आंकड़ा 54% से 95% हो गया। एक आरोप यह भी लगता है कि इस तरह के मामलों में दोष सिद्ध बहुत कम ही हो पाता है, इसलिए इनके राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप अक्सर लगते रहे हैं। इन आरोपों से न ही मौजूदा और न ही पिछली सरकारें बची हैं। फिर भी यह मामले का एक ही पहलू है और इस पर मौजूदा सरकार का अपना स्पष्टीकरण हो सकता है। बावजूद इसके अगर विपक्षी दलों की शिकायत को वाजिब मान लें तब भी उनकी याचिका देश में विपक्षी राजनीति की बेचारगी भरी तस्वीर पेश करती है। स्टॉप।